हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर साल दोस्तों ये सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। आपसे दोस्तों मैं थोड़ा सा वक्त आपसे मांग रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा वक्त यहाँ पे दे देते हैं तो 100% में आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन याद भी करवा दूंगा। कैसे आप याद कर सकते हैं छोटे से जो है क्वेश्चन को आप लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं और आसान शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, भूगोल विषय का पहला क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बहुत सारे परिभाषा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। पहले मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूं ताकि आप इसे समझ जाएं, फिर इसके बाद जो है जो यहाँ पे थोड़ा सा किताबी भाषा है उसको समझाते हैं, फिर आप एक अच्छे से अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप हिंदी डालेंगे मानव भूगोल और इसके बारे में लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने शब्दों में समझा दूं। देखिए सिंपल सी पॉइंट दोस्तों ये है, एक तरफ मानव की बात हो रही है और एक तरफ यहाँ पे सेंटेंस लिखा है भूगोल। तो भूगोल को आप क्या, भूगोल मतलब क्या होता है? देखिए भूगोल का मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मानव कहाँ रहता है? मानव रहता है भैया पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो संसाधन है क्या मानव उनका उपयोग करता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल, मानव उसी का उपयोग करता है और उसी के आधार पर अपना जीवन यापन करता है। इसका मतलब ये कि मानव का असर पृथ्वी पर पड़ता है और फिर पृथ्वी का असर मानव पे पड़ता है। तो इन दोनों का जो अंतर संबंध है ना, इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है। एक पेड़ है, यहाँ पे एक कोई व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते हैं कि इस जो मानव यहाँ पे है, इस मानव को जो है इस पेड़ से फल मिल रहा है, इस पेड़ से छांव मिल रहा है, इस पेड़ से लकड़ी मिल रहा है, यानी सारी सुख सुविधाएं इस पेड़ से वो उपयोग कर रहा है। ठीक है, अगर मानव जो है इस पेड़ को अगर काट दे, ठीक है, तो इस जो सुख सुविधाएं इस पेड़ से मिल रही थी, क्या आप मानव को उस सुख सुविधाएं मिल पाएंगे? जवाब होगा नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मानव का असर जो है पृथ्वी पर यानी पेड़ पर पड़ा और पेड़ का असर फिर मानव पे पड़ेगा। इन्हीं दोनों के अंतर संबंध को जो अध्ययन किया जाता है तो उसे हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। जैसे एक विषय हो गया आपका, जैसे मान लीजिए अब मैथ हो गया। मैथ में हम क्या पढ़ेंगे? मैथ के बारे में पढ़ेंगे। मैथ में जो मैथ होते हैं, हल करना होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? जब मानव और पृथ्वी का अंतर संबंध होता है, इन दोनों की क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो उसी के बारे में हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे इतिहास है, इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? जो बीती हुई घटनाएं होती हैं उसी को इतिहास में पढ़ते हैं। ऐसे ही मानव भूगोल में मानव और पृथ्वी पे जो भी संसाधन है उन दोनों के क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के, उन दोनों के अंतर संबंध को हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। ये तो बात होगी दोस्तों समझने के लिए। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो आप इसे बनाकर भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे किताबी भाषा लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है यहाँ पे मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव और भौतिक जो पर्यावरण होता है इसका अध्ययन करते हैं। वही चीज मैं जो बता रहा था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मानव है ये मानव भौतिक जो पर्यावरण है, ठीक है, इसके साथ जो है अंतर संबंध होता है, उसी का अध्ययन हम करते हैं, उसी को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे जो है रटजल के अनुसार कुछ परिभाषाएं हैं, इनको समझते हैं। तो मानव भूगोल के जो जनक है वो अल्फ्रेड रटजल हैं। तो आप ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, रटजल के अनुसार यहाँ पे परिभाषा कहा गया है क्या, जरा गौर फरमाते हैं यहाँ पे दोस्तों। परिभाषा की मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ पे संश्लेषित शब्द पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जो मानव है ये मानव कहाँ रहता है? मानव समाजों में रहता है। ठीक है, मानव समाज में रहता है और पूरा मानव समाज कहाँ रहता है? धरातल पर रहता है। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, पूरा जो मानव है ये मानव समाज ये धरातल पे रहता है। तो धरातल पे जो संसाधन होंगे उनको उपयोग करेगा। जो उपयोग करेगा तो मानव का असर धरातल पर और धरातल का असर मानव पे पड़ेगा। इसी दोनों को जो है अध्ययन को ही मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब होता है जुड़ा होना या मिला होना।
आप महसूस करिए, क्या मानव जो है, ये मानव जो है ये पृथ्वी के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, क्या मानव पृथ्वी के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिल्कुल मानव पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी के संसाधनों को उपयोग करता है, जिसका मतलब यह है कि मानव पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे संश्लेषित पर जोर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इनकी जो है यहाँ पे परिभाषा और है एलन सी सैंपल के अनुसार इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल जो है ये क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच में परिवर्तन से संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। अब देखिए, मानव यहाँ पे जो है, यहाँ पे डबल बार मानव लिख चुका है, मानव एक ही बार रहेगा, यहाँ पे क्रियाशील मानव है। ठीक है, मानव क्रियाशील है और पृथ्वी कैसी है? क्या पृथ्वी स्थिर है? पृथ्वी स्थिर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, क्रियाशील मानव का मतलब दोस्तों ये है, क्रिया मतलब काम, मानव काम कर रहा है। जब मानव काम करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। जब परिवर्तन होगा तो उसी परिवर्तनशील संबंधों को मानव भूगोल कहा जाता है। बहुत आसान शब्दों में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब एक तरफ मानव प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करता है तो धरातल पे कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, उसी परिवर्तन के अध्ययन को ही मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। ये एलन सी सैंपल के अनुसार कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आई होप आपको पहला समझ में आया होगा। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। देखिए, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। फिर आपने नाम सुना होगा दोस्तों यहाँ पे उप मुख्यमंत्री। जैसे यूपी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हैं, तो उप मुख्यमंत्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो है सबसे बड़ा कौन होता है? इसमें मुख्यमंत्री होता है, फिर उसके नीचे कौन होते हैं? उप मुख्यमंत्री होते हैं। यानी अगर जो है मुख्यमंत्री जब ना रहे तो इनकी जगह पे उप मुख्यमंत्री होते हैं वो कार्यभार संभाल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे लिखा है उपक्षेत्र। एक होता है क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब बड़ा होगा और उप क्षेत्र का मतलब छोटा होगा। जैसे मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे मानव भूगोल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र हो जाएगा। और मानव भूगोल के अंतर्गत जैसे आ जाएगा आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है, कृषि आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका उद्योग आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब उप क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र क्या है? तो कृषि भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, संसाधन भूगोल है, सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक भूगोल है। इन सब का अध्ययन जो है उप क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान शब्दों में याद कर सकते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार सवाल पूछा जाता है। सवाल दोस्तों यहाँ पे, निश्चयवाद या नियतिवाद से आप क्या समझते हैं? या फिर इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है कि पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो आप हेडिंग डालेंगे पर्यावरण निश्चयवाद या फिर नियतिवाद। यानी तीनों में से कोई भी आपका अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका सबका आंसर एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण निश्चयवाद का मतलब क्या? अब देखिए मैं सिंपल भाषा में थोड़ा सा आपको समझाऊं। निश्चय का मतलब क्या? निश्चय का मतलब जो तय है। जैसे सूर्य का उदय होना तो सूर्य उदय होगा, रात होती है तो रात होकर ही रहेगा भैया, दिन होता है तो दिन होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। वो निश्चय, वो तय है। नदी बह रही है तो नदी बह रही है, नदी बहती है, उसका धारा को बदल सकता है मानव, लेकिन उसे रोक नहीं सकता है। वो निश्चित है, वो तय है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो तय है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है उसे मानव बदल नहीं सकता है। इसका मतलब ये है, ये निश्चयवाद जो है एक विचारधारा है। ये विचारधारा किसकी है? उन भूगोलवेत्ताओं की जो लोग मानते हैं कि इस दुनिया में प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति ही ने सब बनाया है, तो वो नियतिवाद या निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। आइए परिभाषा पे थोड़ा नजर डालते हैं। ये मैंने कहा आपसे कि विचारधारा है। विचारधारा का मतलब होता है थॉट। आप इस बार आप जो है बोर्ड परीक्षा के बारे में क्या सोच रहे हैं कि यार मेरा कितना परसेंट आएगा, कैसे तैयारी करनी है? जो आपके मन में थॉट चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, उसी को विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ये जर्मन विचारधारा, यानी जर्मन मतलब जर्मनी के लोग जो थे उन्हीं ने अपने थॉट दिए हैं, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण के अधीन होता है। यानी मनुष्य जो है वो किसके अधीन है? पर्यावरण
स्टूडेंट के। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसके अधीन हैं, आप अपने माता पिता के अधीन होंगे, आपके पिताजी फीस देते होंगे तब आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पिताजी के अधीन हैं। ऐसे ही आप अपने पिताजी को पर्यावरण मान लीजिए और आप जो है अपने आप को मनुष्य यानी आप मान लीजिए, ठीक है। तो मनुष्य जो है वो पर्यावरण के अधीन है, जैसे आप अपने पिताजी के अधीन हैं, ठीक है। पिताजी माताजी जो भी हो सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अर्थात हम कह सकते हैं सभी क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी मैं अगर आपको एग्जांपल में समझाऊं तो आपका जो परिवार है, जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ही पूरे परिवार का संचालन करते हैं, पूरे परिवार का देख रेख करते हैं, खर्चा चलाते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपका पूरा परिवार उस पिताजी पर आश्रित है। वही चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो मानव है वो पूरा का पूरा मानव जो है वो प्रकृति पर आश्रित है। बिना उसके मानव मतलब प्रकृति के बिना मानव कुछ नहीं कर सकता है। वही बात यहाँ पे दोस्तों कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हाँ, मानव शक्तियों की अपेक्षा की गई, यानी मानव कितना भी सर्वशक्तिमान क्यों ना हो जाए, मानव कितना भी विकास क्यों ना कर ले, लेकिन प्रकृति के अधीन ही रहेगा। बेटा कितना भी शक्तिशाली या बड़ा क्यों ना हो जाए, वो बाप के नीचे ही रहता है, कभी ऊपर नहीं होता है। भले से वो बहुत बड़ा नाम कमा ले, लेकिन पिता के अधीन ही होता है अगर वो संस्कारी बच्चा है तो, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकृतिक सर्वशक्ति जो यहाँ पे कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार की गई है, यानी प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। इसमें कहा गया कि जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, वही सर्वशक्तिमान है और पर्यावरण जैसा चाहेगी मानव को वैसा ही नचाएगी और मानव को वैसा ही करना पड़ेगा। यही चीज में कहा गया है दोस्तों। तो आई होप कि आपको निश्चयवाद या नीतिवाद समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं आप संभववाद की, ठीक है। संभववाद क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। निश्चयवाद में प्रकृति सर्वशक्तिमान है, लेकिन संभववाद में मानव सर्वशक्तिमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ मानव जैसे से अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है वैसे वैसे प्रकृति जो है प्रकृति पर निर्भरता थोड़ा कम हो रही है। संभववाद लिखा है दोस्तों यहाँ पे। संभव का मतलब ये होता है कि आप कुछ संभव कर दें, जैसे कि मानव ने बहुत कुछ संभव कर दिया है, ठीक है। मानव चांद पे चला गया है तो मानव संभव बना दिया है। मानव ने बहुत कुछ आविष्कार किए तो मानव ने संभव बना दिया है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मानव ने कुछ न कुछ अपना जो है काम किया है और उसी के आधार पे प्रकृति को कंट्रोल में कर लिया है। वही चीज यहाँ पे कहा गया है। ये भी एक विचारधारा है। ये विचारधारा फ्रांसीसी लोगों की है। फ्रांस के लोगों ने ये माना है कि मानव ही सर्वशक्तिमान है। इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा ये जो है संभववाद कहलाती है और मानव जो है वो सर्वशक्तिमान इसमें बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो है मानव सब कुछ है और मानव जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। इस संभववाद परिभाषा में ये कहा गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, रुको और जाओ की संकल्पना क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे दो टाइप के सवाल बनेंगे। पहला, नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। अगला है, रुको और जाओ की संकल्पना किसने दिया है। तो आप पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नवनिश्चयवाद। देखिए, नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है इसको दिया है टेलर ने, ठीक है। पूरा नाम इनका है ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं ट्रिक से, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। नव मतलब क्या होता है, यहाँ पे नया होता है। आप नया कपड़ा कहाँ सिलाने जाते हैं, जवाब होगा आपका टेलर के पास जाते हैं। तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, टेलर ने दी है। आप इसको रिलेट करके जब याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा और लंबे समय तक आप इसे याद भी कर सकते हैं। देखिए परिभाषा में क्या कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। नवनिश्चयवाद को आधुनिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। वास्तव में न तो प्रकृति पर मनुष्य पर नियंत्रण हुआ है और ना ही मनुष्य का प्रकृति पर विजेता, एक दूसरे के क्रियात्मक संबंध है। बहुत सिंपल परिभाषा कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कि मानव ना तो प्रकृति पूरी तरह से आश्रित है और ना तो प्रकृति पूरी तरह से मानव पर आश्रित है। इन दोनों को क्रियात्मक मतलब कि इन दोनों को साथ साथ चलना है। ना तो ऊपर प्रकृति है
ना तो मानव प्रकृति मानव ऊपर है। ठीक है, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं और दोनों को साथ साथ चलना है। दोनों जब साथ साथ चलेंगे तो उसी को नव निश्चयवाद कहा जाएगा, क्योंकि ना तो मानव सर्वशक्तिमान है और ना तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है, दोनों बराबर हैं। इस नव निश्चयवाद संकल्पना में यही कहा गया है। आइए थोड़ा सा परिभाषा को और डिटेल में समझते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो परिभाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो महान भूगोलवेत्ता थे ग्रिफिथ टेलर 1920 में इन्होंने परिभाषा दिया था। कब दिया था, 19 या 20 में, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 1920 तो 1920 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे परिभाषा कहा गया है, इन्होंने रुको और जाओ की संकल्पना दी है। ठीक है, नव निश्चयवाद की संकल्पना में इन्होंने कहा है कि रुको और जाओ। आइए समझते हैं स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ की संकल्पना क्या है। इसको समझने के लिए यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दोस्तों ये है, टेलर ने बताया है कि जो है जैसे कि एक चौराहा होता है। ठीक है, एक चौराहा होता है, चौराहे पे जो है एक सिग्नल बत्ती लगी होती है और वहां पे लाल बत्ती होती है, पीली बत्ती होती है, हरी बत्ती होती है। लाल बत्ती का मतलब, अगर लाल बत्ती जल रही है तो लाल बत्ती का मतलब होता है रुको, रुको जरा। ठीक है, रुको। ठीक है, इसके बाद उसको पीली बत्ती अगर जलती है इसका मतलब तैयार हो जाओ, आप गाड़ी स्टार्ट कर लो, सिग्नल खुलने वाला है। और जब हरी बत्ती जल जाती है इसका मतलब है कि आप आराम से जा सकते हैं, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अगर लाल बत्ती जल रही है और आप चल दिए तो दुर्घटना वहां पे हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें कहा गया है कि पहले जो प्रकृति है, इस प्रकृति को पहले हमें समझना है, परखना है, रुकना है, जरा रुक कर समझना है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति में कितने संसाधन है, कितनी मात्रा में संसाधन है, उसके बाद जो है उसका उपयोग करने के लिए तैयार हो जाना है। जब प्रकृति हरी बत्ती अपना सिग्नल दे दे तो उसका उपयोग करना है और उपयोग इस प्रकार से करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। तो वो यहाँ पे रुको और जाओ की संकल्पना यहाँ पे लागू होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं और आप इसे लिख सकते हैं अच्छे शब्दों में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि जो है आप अच्छे से और तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।